तले दफन इतिहास का सबसे रहस्यमयी और ध्यान खींचने वाला है आरएमएस टाइटैनिक, जिसे उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। हम इसे जानते हैं किताबों से, फिल्मों से और टेलीविजन से, और ज्यादातर लोगों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं, बल्कि टाइटैनिक के ऊपर बनी फिल्मों पर आधारित है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक के साथ असल में क्या हुआ था और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस यानी रॉयल मिलशिप। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च सन 1909 में 3000 लोगों की एक टीम द्वारा शुरू किया गया और सिर्फ 26 महीनों में यानी 31 मई सन 1911 तक ये जहाज बनकर तैयार हो गया। पर इसके डेकोरेशन और चिमनी लगाने का काम सन 1912 तक चलता रहा। जब ये जहाज पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे सिर्फ देखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि टाइटैनिक उस समय का दुनिया का सबसे भव्य और विशाल समुद्री जहाज था। साथ ही इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा चीज भी था। कहा जाता है कि टाइटैनिक आकार में 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये करीब 882 फीट लंबी और 175 फीट ऊंची थी, और ये जहाज 44 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ने की क्षमता रखता था। टाइटैनिक के निर्माण उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा किया गया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। यानी इनको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में प्रवेश नहीं कर सकता था, और अगर किसी कारणवश इसके 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तब भी टाइटैनिक को डूबने का कोई खतरा नहीं था। इसके इसी खूबी की वजह से इसे अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 2223 यात्रियों के साथ टाइटैनिक अपनी पहली या प्रथम यात्रा के लिए रवाना हुआ। पर उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक का ये पहला सफर ही टाइटैनिक का आखिरी सफर होने वाला है। यह जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, जो 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क में पहुंचने वाला था। पर 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ के चट्टानों के चेतावनी मिले थे। कप्तान को लगा बर्फ के चट्टान नजदीक आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था। बर्फ के चट्टान आने पर वे अत्यधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाए और चट्टान से जा टकराए। एक अनुमान के मुताबिक ये चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुए थे। इस टक्कर के चलते टाइटैनिक के राइट साइड पे लगे प्लेट में एक छेद हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि टाइटैनिक के राइट साइड के स्टार बोर्ड के लगभग 300 फीट तक के कीले टूट के बाहर आ गई, और जिस जगह पे दो प्लेट आपस में कनेक्टेड थी वहां से पानी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा। इस टक्कर के चलते टाइटैनिक के 16 में से 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट खुल चुके थे, जिसमें से तेजी से पानी जहाज के अंदर आ रहा था। रात के 11:40 पर वे डूबने लगे और तकरीबन 2:20 पर वे पूरी तरह समुद्र में समा गए। ये जहाज टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट तक पानी के ऊपर टिका रहा। शायद और कोई जहाज होता तो वो बहुत पहले ही डूब जाता। जहाज में अत्यधिक लाइफ बोट्स ना होने के कारण 2223 यात्रियों में से कुल 706 यात्रियों को ही बचाया जा सका, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रोटोकॉल के कारण पुरुषों की संख्या में कमी देखने के लिए मिलता है। इस दुर्घटना में 1500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, पर सभी लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं, बल्कि अत्यधिक ठंड की वजह से हुई थी। क्योंकि समुद्र के जिस जगह पर यह टक्कर हुई थी वहां पे पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, और इतने लो टेम्परेचर के चलते किसी भी इंसान का 15 से 20 मिनट तक जिंदा रह पाना भी मुश्किल है। टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियन पूरे 2 घंटे 40 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे, जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया।
ताकि यात्रियों के बीच अफरा तफरी कम रहे और वे अपनी आखिरी पलों में शांति से मर सके। पर किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाया जा सका। टाइटैनिक डूबने के बाद ही उसकी खोज शुरू कर दी गई थी, पर जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लग गया। आज भी टाइटैनिक के दोनों हिस्से समुद्र के 1300 मीटर गहराइयों में एक दूसरे से 600 फीट की दूरी में पड़े हुए हैं, जबकि टाइटैनिक का पूरा मलबा 1500 स्क्वायर माइल के एरिया में फैला हुआ है। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया के सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक है, जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टाइटैनिक डूबने के इन 100 सालों में हमने जाने कितनी कहानियां सुनी है, पर इनमें से कौन सी सही है? सच क्या है? बर्फ, वो बर्फीले इलाकों में इतनी तेजी से क्यों जा रहे थे? कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है? फिर आती है जहाज की मजबूती की बात। कई लोगों का कहना था कि जहाज में लगे कीले मजबूत नहीं थे, वो घटिया किस्म के थे, इसलिए टूट के बाहर आ गई, और जैसे ही जोड़ों से बाहर आई जहाज दरकने लगा। लेकिन ये बात कितनी सच्ची है? लाइफ बोट्स, सवाल उठता है कि उतने बड़े जहाज में इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों थी, और क्या वो उतनी थी कि सभी मुसाफिरों को जगह मिल सके? जहाज का टूटना, उसका स्टील कैसे मुड़ा, उसका टूटना कैसे शुरू हुआ? या ऐसा तो नहीं कि टाइटैनिक के डिजाइन में ही कोई खामी था? हर सवाल एक खास इंसान पर आरोप लगा रहा था, कैप्टन स्मिथ पर उतने रफ्तार के लिए, व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इज़मे पर इतने कम लाइफ बोट्स के लिए, थॉमस एंड्रियन पर कमजोर किले और डिजाइन में खामी के लिए। पर 2010 में हुए एक रिसर्च के दौरान इस सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। दरअसल 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के दौरान टाइटैनिक के डूबने के रियल वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम अत्याधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरा के हेल्प से नॉर्थ अटलांटिक ओशन के 1500 स्क्वायर माइल के एरिया का एक मैप बनाए, और टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ियों की 1,30,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठा किया गया। इकट्ठा किए गए फोटोज और वीडियोस के मदद से टाइटैनिक के हर बारीक टुकड़ियों का अध्ययन कर टाइटैनिक को वर्चुअली रिक्रिएट किया गया और इसके डूबने की असल वजह जानने का प्रयास किया गया। इस रिसर्च से पता चला कि टाइटैनिक के बनावट में कहीं कोई खामी नहीं थी, ना ही इसमें यूज मटेरियल लो क्वालिटी के थे, बल्कि टाइटैनिक की बनावट तो इतनी शानदार थी कि यह टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट तक पानी में टिका रहा। अब एक इत्तेफाक देखिए, टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले यानी 1898 में मुर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन ऑफ फ्रूटिलिटी। असल में यह कहानी एक बड़े से जहाज के बारे में था जिसका नाम था टाइटन, जो एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। पर आपको जान के हैरानी होगी, कहानी वाला टाइटन और असली के टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे, दोनों ही अटलांटिक ओशन में डूबे, और दोनों में ही हजारों लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे।